नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बनर्जी और आप देख रहे हैं दीप एस्ट्रो ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज हमारे मुख्य विषय है कि राहु ऐसे वो कौन से 6 भाव में बैठने से आपको अपनी जिंदगी में वही राहु, जिस राहु से आप इतना डरते हैं, इतना भयभीत होते हैं, वही राहु मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में उन 6 भाव में बैठे हैं तो आपका राहु आपको जीवन में राजा बना सकता है। दोस्तों, इसका पहला पार्ट यानी कि 6 भाव मैंने कहा, जो पहला 3 भाव है उसके बारे में मैंने पहले पार्ट में डाल दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को चेक नहीं किया तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपका राहु उन भावों में बैठा है यानी कि उन 3 भावों में बैठा है तो आप उस वीडियो में जा करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। मान लीजिए, देखिए मैंने तो कहा है 6 भाव, लेकिन मान लीजिए कि जिस 6 भाव के बारे में मैं कहूंगा, मान लीजिए उन भाव में आपका राहु नहीं है। मान लीजिए अभी इन 6 भावों में से अगर मैं 10वें भाव के बारे में बोलूं, मैंने जिसका दूसरा भाव नहीं बोला है, अब राहु 10वें भाव में होने से राहु की एक दृष्टि दूसरे भाव में भी तो जाएंगी ना। यानी कि आपको जिनका राहु दूसरे भाव में है उनको 10वें भाव के राहु का फल सुनना है, क्योंकि राहु की एक दृष्टि दूसरे भाव में जाएगी तो आपको भी ये रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हो सकता है आपका राहु मैं अब जो 3 भाव बोलूंगा उनमें आ जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो उसके बाद शुरू करते हैं हमारे अगले भाव की ओर। तो जो हमारा अगला भाव आता है वो है हमारा 7वां भाव। जी हाँ दोस्तों, हमारे 7वें भाव। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया 7वें भाव में राहु, 7वां भाव तो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। 7वां भाव तो हमारा दाम्पत्य जीवन का घर होता है, हमारे स्पाउस का घर होता है, हमारे पार्टनरशिप का घर होता है। जी हाँ दोस्तों, राहु अगर 7वें भाव में बैठे, मैंने अक्सर देखा है, हम अगर थोड़ा सा 7वें भाव के अगर गुणों को छोड़ दे तो राहु की 3 दृष्टि है जो काम करती है। खास करके राहु की जो एकादश में दृष्टि पड़ती है और राहु की जो 3rd हाउस में दृष्टि पड़ती है यानी कि 3य भाव में दृष्टि पड़ती है, वो कमाल का रिजल्ट देती है। हो सकता है आपका मत मुझसे अलग हो, लेकिन मैंने खुद जो देखा है, जो मेरे रिसर्च में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने अब तक देखा है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपका राहु 7वें घर में है तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 3य घर में यानी कि 3rd हाउस में। राहु की जो 9th दृष्टि है, 9th एस्पेक्ट है राहु का, वो जाएगा आपके एकादश घर में। ठीक है, और राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगा आपके लग्न के ऊपर, जहां पर ऑलरेडी केतु बैठे हैं। अब आप जानते ही हैं कि 7वां भाव तो मैंने कह दिया, 7वां भाव आपके पार्टनरशिप का होता है, आपके विवाह का होता है, आपके लव मैरिज का होता है, आपके अरेंज मैरिज का भी होता है, आपके पार्टनरशिप का भी होता है। 7वां भाव आपके स्पाउस का होता है, आपके वैवाहिक जीवन का होता है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस, इन सब का होता है। डिजिटल चीजों का होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का भी होता है। और जो एकादश भाव है वो होता है आपके लाभ का, आपके प्राप्ति का, आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके डिजायर का, आपके ग्रीड का भी दिखाता है एकादश घर। और एकादश घर बड़े भाई का भी होता है, बड़े भाई बहन का भी होता है। और 3य घर जो 3rd हाउस होता है वो छोटे भाई बहन का भी होता है। तो अब यहां से जान लीजिए कि राहु 7वें हाउस में होने से आपको क्या फल देते हैं। देखिए, 7वें हाउस में जिनका भी राहु होगा उनकी कहानी मैं बचपन से शुरू करता हूं। जिनका भी 7वें हाउस में राहु है ना, बचपन से ऐसे लोग ना पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। बचपन में ऐसे लोग ना पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। उनके घर वालों को लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा होनहार निकलने वाला है। बचपन में इनको अवार्ड, रिवॉर्ड दोनों मिलता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे कोई ना कोई कारणवश इनका मन जो है वो पढ़ाई लिखाई से हटने लगता है। अब आप जान ही सकते हैं कि 7वां हाउस किसका होता है, वो हमारे ऑपोजिट पार्टनर का होता है। तो बहुत कम उम्र में ही, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत कम उम्र में ही इनका जो माइंड है वो इन सब चीजों में थोड़ा सा लग जाता है। इसके कारण भी कई बार इनका मन जो है वो पढ़ाई लिखाई से हटने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है या फिर इनका इंटेलेक्चुअल पावर कमजोर हो जाता है। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पावर भी होता है इनमें, क्योंकि लग्न में केतु बैठा है। केतु रिप्रेजेंट करता है हमारे पूर्व जीवन को, तो ये पूर्व जीवन से अपना इंटेलेक्चुअल पावर की क्षमता को लेकर के आते हैं। इनको अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता है पहले से ही। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से इनका मन कई बार हटने लगता है। बचपन से ही ये लोग ना मतलब इन लोगों का जो सोच होता है ना, इन लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो उनके परिवार के साथ उनके माइंडसेट का ज्यादातर मिलता नहीं है। यानी कि ये लोग कुछ अलग सोचते हैं, इनके परिवार कुछ अलग सोचते हैं। ये लोग अलग विचारधारा को लेकर के चलते हैं, इनका परिवार अलग विचारधारा को लेकर के चलते हैं। लेकिन पता है क्या, ये लोग कभी अपने परिवार के सामने जाकर के ये बात कहेगा ही नहीं, क्योंकि लग्न के ऊपर केतु बैठा है।
इसीलिए अपने मन की बात कि उनके परिवार के साथ उनकी कुछ विचारधाराओं में मतभेद है, ये बात अगर कुछ मतभेद है उनके साथ उनके परिवार के किसी भी सदस्य का, तो ये बात वो अपने परिवार के सामने जाकर के कहेगा ही नहीं, अपने अंदर ही रख देगा। अक्सर देखना कि ऐसे लोग जिनका 7वें हाउस में राहु होता है, ये लोग बचपन से ही अपने करियर के प्रति बहुत ज्यादा सजग होते हैं। यानी कि इनको बचपन से ही पता है कि कौन सी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करना है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सी डिग्री करना है। लेकिन पता है ना कि बचपन से ही ये लोग बड़े जिद्दी भी होते हैं, क्योंकि लग्न के ऊपर केतु भी बैठा होता है ना, इसलिए बचपन से ये लोग बहुत जिद्दी भी होते हैं। लेकिन ये जो अपना स्ट्रीम चूज करते हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई का कोर्स चूज करते हैं ना, वो बड़ा अच्छा चूज करते हैं। ये करवा देता है सप्तम में राहु बैठकर। आपको स्ट्रीम कौन सा स्ट्रीम लेना है, इसका डिसीजन आप बहुत अच्छी तरीके से ले पाएंगे। और पता है कौन सा स्ट्रीम आप चुनेंगे, ज्यादातर स्ट्रीम या फिर ज्यादातर सब्जेक्ट या फिर ज्यादातर कोर्स या डिग्री ये ऐसा चुनते हैं जिसका उस वक्त मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा होता है। यानी कि जो मार्केट में चलता है, ऐसी पढ़ाई वो लोग करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में वो अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, उस चीज को लेकर पढ़ाई करते, उस चीज के ऊपर नॉलेज बढ़ाते हैं। लेकिन पता है क्या, आप सच बताना, अगर सप्तम में राहु है, जिनका भी है, आप सच बताइएगा, क्या आप उस डिग्री को या फिर उस कोर्स को आप पूरा करते हैं? मैंने बहुत कम देखा है कि बहुत कम लोग उस डिग्री को या फिर उस कोर्स को पूरा करते हैं। हाँ, जिनका गुरु स्ट्रांग है, 5th हाउस स्ट्रांग है, 9th हाउस स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी बात अलग है। बुध स्ट्रांग है, उनकी बात अलग है। लेकिन मान लीजिए अगर जिनका नहीं है, वो लोग ना कई बार पढ़ाई को आधा अधूरा छोड़ देते, कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं। और वो भी पता है कब, मान लीजिए किसी का 5 साल की डिग्री है, लेकिन 5 साल के लिए उसको पढ़ाई करना, उस डिग्री को पाने के लिए, पता है क्या, वो 4 साढ़े 4 साल तक तो बिल्कुल सही तरीके से करेगा। ठीक 4 या साढ़े 4 साल बाद वो उस डिग्री को जाकर के छोड़ देगा। और पता है किस वजह से छोड़ेगा, उसको ये लगेगा, यानी कि जिनके भी 7वें हाउस में राहु, उस इंसान को ये लगेगा कि मैं तो अब इस सब्जेक्ट के बारे में या फिर इस कोर्स के बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूं और कुछ बाकी भी नहीं है मुझे इस चीज के बारे में जानने की। याद रखिएगा, अगर आप ये करते हैं ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और अगर आप ये सोचते हैं ना कि चलो 1 साल या 6 महीने या फिर 1.5 साल की तो बात है, बाद में कर लेंगे, बाद में जब वक्त मिलेगा हम प्राइवेट में पढ़ लेंगे इसको। याद रखिएगा, अगर सप्तम में राहु होना, चाहे वो 6 महीने का कोर्स ही क्यों ना बाकी रह गया हो आपका, याद रखिएगा वो करने के लिए आपका चप्पल घिस जाएगा। अगर सप्तम में राहु बैठा है, वही 6 महीने की डिग्री जो आपका अधूरा रह गया था, अगर आपने उस पढ़ाई को या फिर उस कोर्स को या फिर उस डिग्री को आपने बीच में से छोड़ा, तो उस कोर्स को पूरा करने में आपका चप्पल घिस जाएगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, पढ़ाई आधा अधूरा छोड़ देते हैं। सप्तम का राहु आपको जॉब अच्छा दिला देते हैं, यानी कि आप अगर कोई नौकरी करना चाहते हैं, वो आपको जॉब अच्छा दिला देंगे। खास करके देखना, मैंने देखा है कि जिसका भी सप्तम में राहु होता है ना, जब वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं, उनके एजुकेशन के साथ रिलेटेड उनको जॉब मिलता है पहले पहले, जब वो अपने करियर की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं जीवन में, अब एक सेकंड जॉब यहाँ पर स्विच भी बहुत करते हैं, एक जगह पर टिक करके काम भी नहीं करने देते यहाँ पर राहु, और उसके बाद जॉब स्विच भी बहुत करवाते हैं। लेकिन एक चीज आप देखना कि जीवन के अगले पड़ाव में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई की थी किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, अब आपको जॉब मिल रहा है किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब पहले आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड जॉब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन आपको लाभ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लाभ नहीं होगा, लाभ होगा, इसका आप 100% श्योर रहिए। लाभ आपको देगा, हो सकता है आप उसी जॉब में जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था, उस जॉब में आप जाए और वहां पर आप मास्टरी को हासिल कर ले अपने टैलेंट के दम पे, क्योंकि एक दृष्टि 3rd हाउस में जा रही है ना, तो आपका विल पावर, आपका पराक्रम तो बढ़ा देगा ना। इसीलिए तो मैंने सप्तम घर को चुना, क्योंकि राहु की एक दृष्टि 3rd हाउस में जाती है, एक दृष्टि एकादश में जाती है, क्योंकि आपका विल पावर वो बहुत बढ़ा देते हैं ना। इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर वो जिद होता है कि मुझे सीखना है, चाहे मैं इस स्ट्रीम से रिलेटेड हूं, चाहे इसका क्वालिफिकेशन मेरे पास है या नहीं, लेकिन मुझे अपने विल पावर के दम पे, अपने बलबूते पे मुझे इस काम को सीखना है। और ऐसे लोग सीख भी लेते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति कर भी लेते हैं, और इनको मान सम्मान भी मिलता है उस जगह पर, क्योंकि राहु की एक दृष्टि एकादश पर भी तो जाती है ना। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं दोस्तों, अगर आपके सप्तम में राहु है ना, तो आप किसी से मदद मत लीजिए, खास करके अपने रिश्तेदारों से, खास करके अपने रिलेटिव से। देखिए, अगर आपने उनसे मदद लिया, आप ले सकते हैं, मैं आप तो अभी ये कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार तो हमको बहुत अच्छा अच्छा ऑफर करते हैं। देखिए, सप्तम में राहु बैठा है, ठीक है ना,
पहले तो आपके रिश्तेदार जिन लोगों ने भुगता है वो कमेंट्स करके बताइएगा ये बात, क्या मेरी बात सच है या गलत है। जो लोग लेते हैं ना अपने रिश्तेदार से हेल्प अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए या फिर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर उनका कोई बिजनेस है वहां पर जाकर के पार्टनरशिप करने के लिए, या फिर उनके ऑफिस में जाकर के या फिर उनके कंपनी में जाकर के काम करने के लिए, पहले वो तो आप लोगों से बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, आप उनके कंपनी में जाकर काम भी करेंगे, लेकिन बाद में याद रखिएगा राहु सप्तम में बैठ करके थर्ड हाउस में दृष्टि देकर आपको ये कहना चाहते हैं कि अकेले चलो। अगर आप खुद के दम पर पे नहीं चले, अगर अपने अपने रिलेटिव से उनका हाथ मांगा, अगर उनसे सपोर्ट लिया, उनसे हेल्प लिया, तो यकीन मानिए उसके बाद आपके उन्हीं रिलेटिव से आपको ऐसा ऐसा ताना सुनने को मिलेगा ना, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना, और वो भी आपके पीठ पीछे नहीं, आपके मुंह के सामने आपके नाम पर बदनामी करेंगे, और ऐसी ऐसी बात बोलेंगे ना दोस्तों कि एक एक बात तीर की तरह आपके दिल में चुभेंगी। अब अगर सप्तम घर की बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी शादी की बात ना हो, आपके दाम्पत्य जीवन की बात ना हो। देखिएगा सप्तम भाव में राहु होगा, सबसे पहली बात सुनिए, अगर सप्तम में राहु होगा ना तो ऐसे इंसान की शादी, पहला ऐसा हो सकता है कि एक तो ऐसी इंसान की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, यानी कि प्रेम विवाह हो सकता है, वो खुद देख करके अपने लिए स्पाउस चूज करेगा, उससे शादी कर लेगा। सेकंड कंडीशन ये भी आता है कि अगर सप्तम में राहु है ना तो देखना कि आपके परिवार अगर आपके लिए आपके स्पाउस को अगर चूज करेंगे ना, तो आपको पता है आपके परिवार क्या बोलेंगे, एक काम करो इनसे शादी कर लो, या फिर इस लड़की से शादी कर लो, या फिर इस लड़के से शादी कर लो। आप कहेंगे ठीक है, बोलेंगे कि चलो इनसे शादी कर लो, आप बोलेंगे कि ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो इनसे भी शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन पता है कि आपके फैमिली क्या बोलेंगे, आपके परिवार आपको क्या कहेंगे, आपके परिवार आपको कहेंगे कि देखो अंत में डिसीजन तुम्हारा है, आखिर जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसीलिए अंत में जो डिसीजन होगा वो तुम्हारा है, हम कोई तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं। ऐसा आपको कई बार सुनने को मिला होगा, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसीलिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस कभी-कभी देखा जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देखिए यहाँ पर डाइवोर्स की बात है और कुछ है, मैं सब उसके लिए और भी कुंडली के कई सारे फैक्ट्स को देखने पड़ते हैं, बहुत सारे ग्रह को, बहुत सारे भावों को और भी देखना पड़ता है, बहुत सारी अलग-अलग कुंडलियों को उसके लिए देखना पड़ता है, नवांश कुंडली भी देखनी पड़ती है। तो मैं इसके ऊपर जजमेंट तो नहीं दूंगा कि अगर सप्तम में राहु तो इसका मतलब आपका डाइवोर्स हो जाएगा, ये गलत बात है इसके ऊपर जजमेंट देना। लेकिन कभी थोड़ा बहुत शादी की शुरुआत में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है, लेकिन आपके जो स्पाउस होंगे ना वो बहुत चालाक होंगे, वो बहुत स्मार्ट होंगे। अगर आप उनके साथ थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप उनके साथ काम कर पाए ना, तो देखना वो अल्ट्रा मॉडर्न होंगे। अल्ट्रा मॉडर्न मतलब इस दुनिया के साथ कैसे चलना है, कैसा व्यवहार करना है, उनको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आपके जो स्पाउस होंगे वो हो सकता है किसी अलग कास्ट के हो, या फिर ऐसा हो सकता है वो किसी फॉरेन लैंड से हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बचपन से जैसी अपब्रिंगिंग हुई है वैसी अपब्रिंगिंग उनकी ना हुई हो, यानी कि आप दोनों के मध्य एक दूसरे का मत अलग अलग हो। देखिए अगर आप खुद को यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी से, यानी कि राहु की तरह थोड़ा सा चालाकी से स्पाउस को संभाला, और यहाँ तक कि अपने स्पाउस का जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी अगर आपने थोड़ा सा चालाकी से संभाला, तो यकीन मानिए यहीं पर बैठा राहु आपका लॉटरी भी लगवा सकता है, यानी कि आपके स्पाउस से आपको लॉटरी भी लगवा सकता है, धन की भी, प्रॉपर्टी की भी, और मन का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि धन, मन और प्रॉपर्टी तीनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। यहीं पर बैठा राहु भी आपको दे सकता है, क्योंकि एक दृष्टि राहु की एकादश में जा रही है। और अगर आपने इसको नहीं संभाल पाया तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर आपने अपने स्पाउस के साथ पेशेंस नहीं रखा, अगर उनके साथ अपने पेशेंस के साथ काम नहीं किया, तो कई बार मैंने देखा है कि फैमिली कोर्ट से भी ऐसे लोगों का ताल्लुकात बन जाता है अपने स्पाउस के साथ, यानी कि फैमिली कोर्ट तक भी जाना पड़ता है। तो पेशेंस के साथ अपने स्पाउस के साथ यहाँ पर काम कीजिए। देखिए राहु है, तुरंत तो मानेगा नहीं, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे 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 ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा। अब सातवें हाउस का जिनका राहु है ना, राहु का खेल अब 40 साल के बाद शुरू होता है। 40 साल के बाद उनके जीवन में तरक्की हो चुका होता है, क्योंकि 40 साल के पहले वो लोग कहीं कुछ जीवन में देख चुके होते, वो लोग अपने कहीं कहीं जगह पर काम करके देख चुके होते, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर काम करके देख चुके होते। ऐसा भी दिन देखते कि एक एक रुपए के लिए उनको तरसना पड़े, कई बार जॉबलेस भी होकर के देख चुके होते हैं। अब 40 साल के बाद उनका जो डिजायर रहता है कि अपने बलबूते पे कुछ करना, अपने बलबूते पे कुछ कमाना, अपने बलबूते पे जिंदगी में कुछ अचीव करना, अब 40 साल के बाद इनको वो जो पाथ है, यानी कि वो जो पुश है, वो मिलने लगता है। 40 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद इनको अपने सोसाइटी में
जो मान सम्मान है वो मिलने लगता है। लेकिन 40 साल की उम्र से पहले इनको कई बार मान सम्मान में हानि थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। लेकिन वही लोग जो आपको पहले भला बुरा कहते थे ना, आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे ना, आपके इमेज में कीचड़ उछालते थे ना, वही लोग देखना कि 40 साल की उम्र के बाद, अब यही राहु का टर्निंग पॉइंट होता है, देखना कि 40 साल की उम्र के बाद वही लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। वही लोग, जो लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के भला बुरा कहते थे, वही लोग आपको सम्मान देंगे। अब आपका जो इच्छा था ना कि मुझे कुछ अपने जीवन में करना है, अपने बलबूते पे करना है, अपनी तरीके से काम करना है, मुझे खुद का कुछ बिजनेस करना है, ये जो आपका डिजायर था ना, अब 40 साल की उम्र के बाद ये सब धीरे धीरे पूर्ण होने लगता है। यानी कि आप धीरे धीरे अपने करियर में स्टेबल होते रहते हैं। अगर आप खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 40 साल की उम्र के बाद। इससे आपकी स्पाउस भी खुश हो जाते हैं और उनके घर वाले भी खुश हो जाते हैं और आपको समाज में मान सम्मान भी मिलने लगते हैं। और जो पहले आपका भाई बहन के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा खराब हो गया था ना, तीसरे हाउस में राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से, आपके भाई बहन के साथ भी आपका रिश्ता अब ठीक होने लगेगा। वो लोग भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से कहूंगा, देखिए 7वें हाउस में राहु है तो थोड़ा सा अपनी जो एकादश में राहु की दृष्टि पड़ रही है तो कोशिश कीजिए, आपका जो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो सकता है, एकादश में राहु की जब भी दृष्टि पड़ता है ना, तो कई बार ये कहते हैं ना कि टेबल के नीचे से भी पैसा कभी कभी दिलवाता है। इसको आप एक ब्रॉडर वे में भी आप भी देख सकते हैं। बड़े बड़े स्कैम, बड़ी बड़ी चीजें जब भी एकादश के साथ राहु का संबंध बनता है तो आपका क्या नेचर रहेगा ना कि बहुत शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपके माइंड में ये सब आता है ना कि मुझे गैम्बलिंग से पैसे लेना है, लॉटरी से पैसे लेना है, मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा ये सब काम करके, तो ऐसे मत कीजिए। देखिए एकादश में राहु की दृष्टि है, आपको बड़ा आदमी तो वो बनाएगा ही। एकादश में राहु की दृष्टि है, 3rd हाउस में राहु की दृष्टि है, वो आपको यहाँ पर रहने नहीं देगा जहां पर आप आज है। तो आप इतना मान करके चलिए, आपकी जिंदगी यहाँ पर नहीं है, वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। तो आप जो है ना शॉर्टकट वे से या फिर अनैतिक मार्ग से पैसा जो है ना, या फिर जिंदगी में कुछ चाहते हैं आप, उसको अनैतिक मार्ग से आप लेने की कोशिश मत कीजिए, अच्छे मार्ग से लेने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर राहु आपको बेहतर फल देता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं जिनका राहु 10वें में है, अपनी लग्न कुंडली में देखिए 10 घर आगे गिनिए, क्या आपका राहु आपके 10वें घर में है तो आप बहुत लकी है। लेकिन ये जो लक है ना आपका, ये आपके बचपन में काम नहीं करेगा। अब यहीं पर आप बात सुनिए, जिनका भी 10वें हाउस में राहु होगा ना, इन लोगों को ना हर वक्त एक्सट्रीम देखनी पड़ती है। यानी कि जिंदगी में दो चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम देखनी पड़ती है, इनके पर्सनल लाइफ में और इनके प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि अगर 10वें घर में राहु होगा ना, तो इसका मतलब इनके चौथे घर में केतु भी होगा। इनकी जिंदगी का जो पहला हाफ होता है ना, वो बहुत ज्यादा सुखद नहीं होता है, मतलब बचपन में। क्योंकि 4th हाउस में केतु बैठा है ना, तो 4th हाउस नरिशमेंट का होता है, पढ़ाई लिखाई का होता है। बचपन में जब ये स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेजेस में जाते हैं, तो कई बार इनके साथ ना बहुत ज्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब स्कूल में अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा वियर्ड एक्सपीरियंस होता है, या फिर कॉलेज में जाते हैं या फिर अपने कोचिंग सेंटर में जाते हैं, यहाँ पर भी इनको थोड़ा सा वियर्ड एक्सपीरियंस होते हुए देखा गया है। कई बार ये लोग अपने दिमाग में समाज का या फिर बाहर के लोगों का जो इमेज लेकर के चलते हैं ना, जो आइडियोलॉजी लेकर के चलते हैं ना, ये कई बार टूटता हुआ देखा गया है। यानी कि इनके भावनाओं पर कई बार ठेस पहुंचता है। लेकिन यही से ये लोग बहुत गहराई से सोचते हैं, धीरे धीरे ये लोग मैच्योर होते रहते हैं, समाज को जानने लगते हैं, समाज के साथ ये लोग चलना चाहते हैं, समाज के साथ ये लोग चलना सीखते हैं। यही से ये लोग बहुत ज्यादा भावात्मक भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गहराई से चीजों को समझते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करते हैं, एकदम डीप में घुस करके, एकदम मतलब एक एक चीज को तोड़ तोड़ करके ये लोग भी एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर गहराई में जाकर उसके ऊपर विचार विमर्श करते रहते हैं। इनका कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। इनके अंदर ना एक नर्चरिंग नेचर भी होता है, क्योंकि 4th हाउस कालपुरुष की कुंडली में मदर का होता है, तो माँ के अंदर क्या होता है, नर्चरिंग नेचर होता है ना। तो इनके साथ भी ना 4th हाउस में केतु होने की वजह से इनके अंदर भी ना एक नर्चरिंग नेचर होता है, एक ममता वाला। अब ममता का मैंने वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप मेल है तब भी ये आपके लिए एप्लीकेबल है। मतलब आपके अंदर लोगों के लिए एक दया, एक करुणा इनके अंदर होता है। ये लोग कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते, ये लोग लोगों को अच्छा फील करवाना चाहते हैं, लोगों को मतलब इनकी वजह से किसी को भी दुख ना आए, किसी को भी कष्ट ना आए, ये सब ये लोग हमेशा देखते हैं। मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि राहु अगर 10th हाउस में है ना, तो राहु की एक दृष्टि जाएगी आपके, राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 6वें घर में, राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके दूसरे घर में, राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके चौथे घर में। इनके अंदर
धर्म और कर्म दोनों होता है, यानी कि ये धर्म को भी मानते हैं, कर्म को भी मानते हैं, यानी कि धर्म के अनुसार भी ये कर्म करते हैं। देखिए मैंने तो ये तो नहीं देखा कि 10th हाउस में राहु और 4th हाउस में केतु होने की वजह से, क्योंकि 10th हाउस पिता का होता है, 4th हाउस माता का होता है, तो ये कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन जिनका भी ये जो राहु केतु का एक्सेस पॉइंट है अपनी कुंडली में, अगर यहाँ पर हो, तो मैंने बहुत लोगों को नहीं देखा कि अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हुए या फिर बहुत घुलते मिलते हुए। माता पिता के साथ ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा अलगाव महसूस करना, ये ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन एक बात है, मैंने इन लोगों को देखा कि कोई ना कोई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इनका बड़ा लगाव होता है, इनका बड़ा अच्छा संबंध होता है कोई ना कोई ग्रैंड पेरेंट के साथ। पर ये कहना भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि माता पिता से मतलब ये लोग तो अलगाव महसूस करते ही हैं, लेकिन माता पिता से जैसे ये थोड़े से डिटैच्ड होंगे, वैसे ठीक उसी समय इनकी जिंदगी में तरक्की होता है, यानी कि सक्सेस। ये देखिए कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, अगर आपके माता पिता तो अवश्य आपको उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पालन करना चाहिए, नहीं तो ईश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन 10th हाउस में राहु और 4th हाउस में केतु होने की वजह से कई बार ये देखा जाता है कि माता पिता से थोड़ा सा अलगाव, यानी कि अलगाव मतलब थोड़ा सा मान लीजिए आप थोड़ा सा उनसे दूर रहे, थोड़ा सा अलगाव रहे, तो तब इनके जीवन में ना सफलता यानी कि तरक्की आती हुई देखी गई है। देखिए मैं आपको राहु के बारे में बहुत एक रोचक बात बताता हूँ। देखिए राहु अगर इन सब भावों में बैठ जाए, जिन 6 भावों की बात मैं कर रहा हूँ, अगर इन सब 6 भावों में बैठ जाए ना, तो यकीन मानिए राहु आपको राजा बना सकता है। जी हाँ, आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, राहु फ्री में कुछ नहीं देता, राहु उसके बदले में उससे कुछ एक मूल्य लेता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, इन 6 भावों में से किसी भी एक भाव में राहु बैठ जाए, उसका जो तत्व है यानी कि उस घर से रिलेटेड कोई एक तत्व राहु उस पर ग्रहण लगाएगा, यानी कि उसका मूल्य वो आपसे लेगा, बदले में आपको कुछ देगा, आपसे वो कुछ लेगा, बदले में आपको कुछ लेगा। इसीलिए मैंने कई बार देखा है कि 10th हाउस में राहु बैठने की वजह से, 4th हाउस में केतु बैठने की वजह से कई बार माता पिता के साथ जो संबंध है वो थोड़ा सा अलगाव महसूस होता है। इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो थोड़ी सी ठीक नहीं होती है, लेकिन इनका जो प्रोफेशनल लाइफ होता है यानी कि एक्सटर्नल लाइफ होता है, जो बाहर की दुनिया होती है, वो बहुत चकाचौंध होती है। ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ भी आते हैं, उनकी वजह से इनका रिकग्निशन भी बढ़ता है, समाज में मान सम्मान ख्याति यश इनका बढ़ता है। विदेशियों के साथ भी इनका कनेक्शन हो सकता है, फॉरेन के साथ इनका कनेक्शन बन सकता है, फॉरेन के लोगों के साथ ये लोग जुड़ सकते हैं या फिर फॉरेन में ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये लोग कहीं लैंग्वेज भी सीखते हैं, कहीं नया नया लैंग्वेज भी जानते हैं, बाद में इनको वो काम भी आता है। तो इनका जो एक्सटर्नल लाइफ है ना, उनमें राहु बहुत बढ़ोतरी कर देता है, उनमें कोई कमियां नहीं छोड़ता। और इसी वजह से ना इनका ना कई बार घर से जो है वो थोड़ा ना कहते हैं ना कि घर से थोड़ा सा लगाव थोड़ा सा कम होने लगता है। ये लोग ये चाहते हैं कि इनके लिए इनका प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि देखिए राहु अगर 10th हाउस में बैठा है ना, तो कालपुरुष की कुंडली में शनि का घर है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि ये लोग ना कर्म के लिए ही जीते हैं। यानी कि अगर इनको ये कहा जाए कि आपको पूरी रात ऑफिस में रहना है या फिर कंपनी में रहना है, तो ये लोग उसके लिए राजी हो जाएंगे। मतलब ये लोग उतना नहीं कि घर घर जाएंगे या फिर घर में इनको जाने के बाद इनको मेंटल पीस मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस में केतु बैठा है, वहां पर वो आपके घर को दिखाता है, तो वहां पर जाने से आपको मेंटल पीस मिलेगा। तो इनका घर के साथ बहुत ज्यादा कुछ लगाव नहीं होता है, ऐसा मैंने खुद देखा है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ इनका बहुत लगाव होता है, इनका काम के साथ बहुत लगाव होता है, मतलब एक तरीके से ये लोग वर्कोहॉलिक बन जाते हैं। अंदर से ये लोग यूनिवर्सल लॉ को भी मानते हैं। इन लोगों को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप गलत मत कीजिए तो आपके साथ भी बुरा हो जाएगा, यानी कि कर्मा इज द पिच। ये सब जो है ये इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग पहले से ही अंदर से जानते हैं कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा। ये लोग पहले मतलब पूर्व जीवन से ये सब ज्ञान लेकर के आते हैं। ये लोग कभी भी गलत करते नहीं है। दानी भी होते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि अगर इनके पास है, यानी कि मान लीजिए अगर इनके जेब में 50 रुपए है, अगर कोई अगर इनसे आकर के 20 रुपए मांगता है, तो अगर इनके जेब में 50 रुपए है तो ये 2 बार सोचेगा नहीं, वो 20 रुपए उसको दान कर देगा। इनकी देने में कोई 2 बार सोचेगा नहीं या फिर झिझक नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा कि 10th हाउस में जिसका भी राहु होगा ना, बहुत बड़ा दानी भी होता है। इनका दिल भी बहुत ज्यादा साफ होता है। मैंने कहा ना कि ये लोग कभी किसी को दुख में नहीं देख सकते, कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। ये लोग लोगों को अच्छा देखना चाहते, किसी को बुरा फील करवाना नहीं चाहते हैं। आप देखना कि आपके जन्म के समय थोड़ा सा आप खबर लगाइएगा कि आपके जन्म के समय या फिर आपके जन्म से ठीक पहले कोई स्ट्रेंज घटना घटी थी क्या, कोई मतलब ऐसा घटना जो नेचुरली घटता नहीं है। कोई ना कोई एक, देखिए केतु 4th हाउस में है, कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रेंज चीज अवश्य होगा आपके जन्म के समय। ये आपके माँ को पूछे या फिर आपके पिता को पूछे या फिर आपके फैमिली के जो एकदम क्लोज है,
आपके परिवार के जो एकदम क्लोज हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि आपके जन्म के समय कुछ ऐसा हुआ था जो थोड़ा-सा मतलब स्ट्रेंज हो। ये लोग ना अपने यंग एज में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हाइपर सेंसिटिव भी देखा गया है ऐसे लोग। घर से इनको बहुत ज़्यादा वो नर्चरिंग या फिर एम्ब्रेसमेंट या फिर घर से इनको एप्रिशिएट करना किसी चीज़ के लिए, तो ये सब उनको बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। इसीलिए ये लोग ना बाहर मतलब बाहर की दुनिया में ही ये सब ढूँढने लगते हैं। बाहर की दुनिया में ये लोग खुशी पाना चाहते हैं। जहाँ पर राहु बैठा है 10th हाउस में, वहीं से ये लोग खुशी पाना चाहते हैं। तो ये लोग ना कई बार देखा गया है बचपन में ये लोग थोड़े से हाइपर सेंसिटिव भी हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा-सा अपने वो इमोशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा-सा अलग करके रखना चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। देखिए ये लोग ना 10th हाउस में राहु होने की वजह से नेम, फेम ये तो कमाएँगे, पैसा तो कमाएँगे, बहुत ऊपर तक जाएँगे, ज़िंदगी में बहुत ऊँचाइयों तक जाएँगे, लेकिन पता है कि 4th में केतु होने की वजह से किसी चीज़ के साथ अटैच्ड नहीं होंगे। ये एक बड़ा अच्छा गुण होता है इनमें, बहुत अद्भुत गुण होता है इनमें कि नेम, फेम, पैसा, गाड़ी, बंगला ये लोग तो कमाएँगे, लेकिन किसी चीज़ के साथ ये लोग अटैच नहीं होंगे। किसी मतलब कोई इनको शो ऑफ करने का भी कोई शौक नहीं होता, मतलब कोई चीज़ दिखावा करने का भी इन लोगों को कोई शौक नहीं होता है। ये लोग कर्म में जीते हैं और कर्म में मरते हैं। तो ये लोग कमाएँगे भी, लेकिन किसी के साथ इनका मतलब किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होगा। मैंने अक्सर देखा है। इसी वजह से तो इनका ग्रोथ होता है कि क्योंकि इनको किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं है और 4th हाउस में केतु होने की वजह से बचपन से इनका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है। लेकिन जैसे-जैसे इसका उम्र बढ़ता है, वैसे-वैसे 10th हाउस का राहु एक्टिवेट होता है। वैसे इनके अंदर एक ज़िद चला आता है कि अब मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करके दिखाना है ज़िंदगी में। अब यहीं से इनका ग्रोथ होता है। अब यहीं से ये लोग जीवन में कुछ करके दिखाते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका 10th हाउस में राहु होता है क्योंकि राहु की एक दृष्टि दूसरे हाउस में यानी कि वाणी के ऊपर पड़ता है। भीड़ को कैसे इकट्ठा करना है, भीड़ को कैसे अपनी तरफ लेना है, लोगों से मतलब घर वालों से तो इनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं मिलता, लेकिन लोगों से इनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट मिलता है, बहुत ज़्यादा तालियाँ मिलता है, बहुत ज़्यादा शाबाशी मिलता है। ऐसा इंसान वो होता है, जिनकी बात अगर आप सुनेंगे ना, तो कहते हैं ना कि आपके रग-रग में गूज़बम्प्स आ जाएँगे। मतलब इतना मोटिवेट आपको करेगा, इतना एनकरेज आपको ये इंसान खुद तो एनकरेज्ड है ही, ये इंसान खुद तो मोटिवेटेड है ही, सामने वाले इंसान को भी मोटिवेट करने की क्षमता रखता है। बहुत बढ़िया लीडरशिप की क्वालिटी होती है इनमें। बहुत सारे लोगों को माने कि बहुत सारे कम्युनिटी को एक साथ कैसे हैंडलिंग करना ये इनको बखूबी आता है। जहाँ पर भी हाथ रखेंगे ना वहीं से ये लोग पैसा कमाना जानते हैं, वहीं से ये लोग धन कमाना जानते हैं। अपनी फाइनेंशियल लेवल को ये लोग बढ़ाना जानते हैं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने इमोशनल लेवल को जो बचपन में देखिए जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अब आप अपने इमोशनल लेवल को थोड़ा-सा साइड में रख के अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एन्जॉय कीजिए, अपने बाहर की दुनिया को एन्जॉय कीजिए, अपने एक्सटर्नल लाइफ को आप एन्जॉय कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको अपने जीवन में नाम, शोहरत, यश, मान, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, धन, संपत्ति, लग्ज़री अगर ये चाहिए, अगर राहु से आपको ये चाहिए, मैंने क्या कहा राहु थोड़ा चीज़ तो आपका लेगा, बदले में तो वो आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा। यानी कि बचपन में जो आपका इमोशन है, वो आपसे थोड़ा-सा लेगा। मेंटल पीस आपका थोड़ा-सा लेगा, लेकिन बदले में ये भी आपको देगा। अगर 4th हाउस में केतु है ना, तो मैं एक बात कह दूँ, अगर हो सके तो आप आध्यात्म से जुड़े रहिए। इससे बड़ा रेमेडी और कुछ नहीं है, आपकी मेंटल पीस के लिए, आपके मन की शांति के लिए। अगर आपने अध्यात्म से थोड़ा-सा अगर आप जुड़ गए, अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी देखें, अपने एक्सटर्नल लाइफ को भी देखें और अपने स्पिरिचुअल लाइफ को भी देखें, तो दोनों में अगर आपका ग्रोथ होने लगा, तो आप बहुत आगे तक जाएँगे। अब चलते हैं हमारे अंतिम भाव की ओर। वो है अगर आपका राहु आपके एकादश घर में है। अगर वहाँ पर आपका राहु बैठा है तो ध्यान रखिएगा आपके पंचम भाव में यानी कि 5th हाउस में आपका केतु भी बैठा होगा। अगर 11वें घर में राहु बैठा है तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो जाएगी आपके 7वें घर में। राहु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो जाएगी आपके तीसरे भाव में और राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके पंचम भाव में। अब कौन किसका भाव है अब मैं ये सब पूरे वीडियो में बोल चुका। आई होप अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि कौन सा भाव किस चीज का होता है, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। सीधा मुद्दे पर चलते हैं। देखिए, अगर आपका राहु एकादश घर में है, कहते हैं कि जिनके राहु भी एकादश घर में होते हैं ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना, अगर इनके ऊपर कोई पत्थर भी मारे ना, तो ये लोग वो लोग होते हैं जो पत्थर से भी मूर्ति बना दे। अगर इन लोगों के साथ कोई अभद्र भाषा में भी बात करे ना, तो उस अभद्र भाषा को भी ये अपने जीवन का मोटिवेशन बना लेते, यानी कि उनसे भी सीखते हैं। ये लोग कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि अगर आप इनसे के ऊपर पत्थर भी मारोगे नहीं तो पत्थर से भी भगवान को खड़ा कर देगा। जिनके कुंडली में एकादश का राहु होता है उनमें ये क्षमता होती है।
एकादश घर कुंडली का सबसे बड़ा उपचय घर भी है, लेकिन हाँ यही बात है, एकादश घर मारक भी है, क्योंकि एकादश घर आपकी ग्रीड को भी दिखाता है, आपके लालच को भी दिखाता है। और राहु जैसा ग्रह अगर यहाँ पर बैठेगा तो एक बार सोचिए कि राहु एकादश घर में बैठ करके आपकी लालच को, आपकी ग्रीड को कितना गुना बढ़ा देगा। अब इसी ग्रीड को अगर आपने पॉजिटिव साइड दिया तो पॉजिटिव साइड में जाएंगे, अगर आपने इसको नेगेटिव साइड दे दिए तो आप ईश्वर के सामने अपने कर्म को खराब करेंगे। पता चला कि बाद में आपका शनि का प्रभाव जिंदगी में आया, कुछ ना कुछ कारणवश शनि का प्रभाव, शनि आपके जीवन में लाइफ में एक्टिवेट हो गया, तो मैंने अक्सर देखा है कि एकादश के राहु वाले इंसान को अगर ये लोग इस राहु का गलत फायदा उठाते हैं तो इन लोगों को शनि से बड़ा भयंकर पनिशमेंट मिलता है, ऐसा ऐसा पनिशमेंट मिलता है कि बस पूछो मत। लेकिन अगर इन लोगों ने अपने राहु को पॉजिटिव साइड में यूज किया तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले इनकी एजुकेशन की बात करें अगर बचपन से, देखिए ये लोग ऐसे नहीं कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ाई में होते या फिर बहुत बुरे भी पढ़ाई में होते, एक मीडियोकर इनको कहा जा सकता है। लेकिन बचपन में कई बार जो है ना, इनकी एक राहु की एक दृष्टि पंचम में पड़ती है ना, तो कई बार ऐसा देखा है कि राहु की एक दृष्टि पंचम में भी पड़ती है और जो है सप्तम में भी पड़ती है, और एकादश में राहु है तो राहु एकादश घर हमारे काम त्रिकोण को दिखाता है, काम त्रिकोण के घर में राहु बैठा है और राहु की एक दृष्टि सप्तम में भी जाती है। तो कई बार ये लोग पढ़ाई के समय, जब ये लोग यंग एज में होते हैं, जब ये लोग स्टूडेंट होते हैं और राहु का एक दृष्टि पंचम में भी जाती है ना, तो पंचम घर हमारे प्रेम प्यार का होता है, लव रोमांस का होता है, तो कई बार देखा गया कि यंग एज में ना ये लोग किसी लव रिलेशनशिप में पड़ते हैं और उसी वजह से इनका पढ़ाई में कई बार थोड़ा सा पढ़ाई में इनका दिक्कत आता है उस वजह से। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, ये लोग इंटेलेक्चुअल नहीं होते। अरे एकादश का राहु, ये लोग इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो गया? पंचम में केतु, पंचम भाव हमारे पूर्व जीवन को दिखाता है और पंचम भाव में जो केतु बैठा है ना, केतु भी हमारे पूर्व जीवन को दिखाता है। केतु के लिए भी पंचम घर अच्छा माना जाता है। तो अगर पंचम घर में केतु बैठेगा ना, तो ये लोग अपने पूर्व जीवन से ये लोग ज्ञान लेकर के आते हैं। अपने पूर्व जीवन से ये लोग कुछ कहते हैं कि अतीन्द्रिय क्षमता इनके पास होता है, पहले से ही ये लोग सब चीज को भाप लेते, सब चीज को माप लेते, मतलब एक सिक्स सेंस इनका हमेशा काम करता है। इनका ना इंटरनल लर्निंग बहुत होता है, यानी कि ऐसा मान सकते हो कि इनके अंदर ही एक अलग सा यूनिवर्स होता है, ये लोग उसी में खोए रहते हैं और वहीं से इससे सीखते भी है। याद रखिएगा अगर एकादश का राहु होना तो कई बार लव अफेयर्स या फिर रिलेशनशिप के मामले में कई बार इन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है और इनके खुद की गलती की वजह से, इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर होने की वजह से, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर होने की वजह से अपने पार्टनर के प्रति इन लोगों को कई बार उसमें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनका होता है, क्योंकि ये लोग ना वो खुशी पाना चाहते हैं, ये लोग ना वो सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं कि क्या करने से, यानी कि क्या पाने से। एकादश का राहु है, प्राप्ति का घर है, यानी सर्व कामना पूर्ति का घर है। यहाँ पर राहु बैठा है, यहाँ पर राहु अच्छा होता है। अब यहाँ पर राहु के जैसा अच्छा देना चाहेगा। अब इन लोगों के अंदर ये रहता है कि मैं कहाँ से, मतलब इस दुनिया का जो सुख है वो मैं कहाँ से पाऊं, मतलब ऐसा क्या पाऊं जिसके पाने के बाद मेरे अंदर जो है वो सेटिस्फेक्शन आ जाए, मेरे अंदर सुख आ जाए। ये लोग ना अपने आप को एक तरीके से पूरा करना चाहते हैं, यानी कि इन लोगों को खुशी पाना है। इसकी वजह से ना कई बार ना ये लोग ना अपने सामने वाले के ऊपर, यानी कि अपने सामने वाले लाइफ पार्टनर या फिर लव पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। ये लोगों के मन में कोई गलत इरादा नहीं होता है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, तब इन लोगों को खुद ही पता नहीं चलता कि कहाँ तक लिमिट रहना है। ये लोग कई बार अपने ही सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने ही सेल्फ एस्टीम को पीछे रख देते हैं और अपना कुछ ऐसा मतलब एटीट्यूड उनके सामने कर बैठते हैं कि इन लोगों को उसके बाद जो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है वो कई बार खोना पड़ता है। आप याद रखिएगा अगर ऐसे रिलेशनशिप में आप हैं तो उस प्यार का कोई फायदा नहीं है ना, अगर वहां पर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट ही ना रहे तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा। तो खुद को थोड़ा सा अपने पार्टनर के सामने कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देखिए पंचम घर संतान का होता है, वहां पर केतु बैठा है। एकादश घर राहु का होता है, जो कि मेटेरियलिस्टिक दुनिया से आप क्या पा सकते हैं, आपकी क्या क्या इच्छा पूर्ति हो सकता है, आपका क्या शौक पूरा हो सकता है, उसको दिखाता है। तो एकादश में राहु होगा, पंचम में केतु होगा सबके संतान के घर पे, तो ऐसा देखा जा सकता है। देखिए संतान होगा कि नहीं उसके विषय में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए अगर पंचम में केतु है तो मैं ये नहीं कह सकती आपको संतान कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगे। उसके लिए कुंडली के कई सारे फैक्टर्स को भी और भी देखना पड़ता है। उसके लिए आपको सप्तमांश कुंडली भी देखना पड़ता है, आपके 9th हाउस भी देखना पड़ता है, आपकी बृहस्पति भी देखना पड़ता है, आपका बुध भी देखना पड़ता है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जिसको देखना पड़ता है। लेकिन ये थोड़ा सा देखा जा सकता है आपके संतान के साथ
आप ना थोड़े से अब यहाँ पर आप भी अपने संतान के साथ थोड़ा-सा अलगाव महसूस करेंगे। हो सकता है आप बाहर की चीज़ों में थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, हो सकता है बाहर की चीज़ों में बाहर की आपको ऐसा हो कि आपको बाहर ग्रुप्स बनाना या फिर पार्टीज़ करना, ये सब ज़्यादा पसंद हो। आप अपने संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती में बिज़ी रहे। कहने का मतलब है आपके संतान के साथ आपका थोड़ा-सा डिस्टेंस बन जाता है, चाहे वो इमोशनली हो या फिर फिज़िकली। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे, क्योंकि पंचम घर जो है ना वो हमारे मंत्र सिद्धि का भी होता है और एकादश घर में उस सिद्धि को प्राप्त करने का होता है। पंचम घर हमारे सिद्ध यानी कि मंत्र को जो हम सिद्ध करते हैं, यानी कि कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ों में हम जब इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज़ का होता है। केतु अगर यहाँ पर आकर के बैठ गया तो सोचिए, केतु केतु प्रबल आध्यात्मिक ग्रह कहा गया है केतु को। केतु को बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह, आध्यात्मिक ग्रह कहा गया है। अगर केतु को आप हैंडल कर पाए आध्यात्मिक दुनिया में, स्पिरिचुअल के लिए पंचम का केतु बहुत बढ़िया होता है। और आपका कोई मंत्र, अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, कोई मंत्र सिद्ध होना या फिर कोई तंत्र सिद्ध होना, यहाँ तक देखा जाता है। पता है यहाँ पर राहु बैठने से आपकी लगभग 100 में से 80% आपके जो डिजायर हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूर्ण कर देते हैं। लेकिन पता है वो जो 20% आपका पूर्ण नहीं हुआ ना, उसकी वजह से ये लोग डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, उसकी वजह से ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मतलब देखिए, धीरे-धीरे इनका ग्रीड इतने लेवल तक बढ़ने लगता है ना, कि ये लोग खुद उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इनको ये लगता है कि मुझे अब सब कुछ पाना है। जो भी मैं सोचूंगा वो वही चीज मेरे पास मैनिफेस्ट होकर के आ जाना है। याद रखिएगा, जो भी 20% आपको नहीं मिला ना, उसको पाने के लिए अगर आप गलत रास्ते को चुनेंगे, एकादश का राहु पहले तो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपने गलत रास्ता चुना अपने आप को खुश करने के लिए या फिर जिंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, एकादश का राहु पहले तो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका काम है आपको भ्रमित करना। तो पहले तो वो आपको सपोर्ट करेगा। बाद में याद रखना, अगर गलत रास्ते से कमाया गया पैसा गलत रास्ते में ही जाएगा, यानी गलत चीजों पर ही खर्च हो जाएगा आपका वो पैसा। मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा देखा है। एकादश का राहु पहले उनको सपोर्ट करता है। अगर वो एकादश के राहु को गलत कामों में यूज करते हैं, तो राहु यहाँ पर छल करके, भ्रम करके वही पैसा ऐसी ऐसी जगह पर खर्चा करवा देता है ना, कि पैसा या फिर ऐसा कुछ भी जो भी उसने लिया है गलत मार्ग से, तो ऐसी ऐसी जगह पर वो चला जाएगा ना कि आप सोच तक नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों के पास दोस्त भी होता है, क्योंकि राहु की एक दृष्टि थर्ड हाउस में जाती है, तो ऐसे लोगों के पास दोस्त भी होता है। दोस्त की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन ये लोग ना कई बार अपने बर्ताव से, अपने एक सेल्फ सेंट्रिक नेचर से, ये तो नहीं कहूंगा कि ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, लेकिन ये लोग ना अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं। तो कई बार इनके दोस्त ये समझते हैं कि ये थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक इंसान है, तो इसकी वजह से नहीं, इसके दोस्त कई बार इनसे रुष्ट हो जाते, लेकिन दोस्त इनको छोड़ करके जाएंगे नहीं। लेकिन दोस्तों के साथ कभी कभी थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, दोस्त इसकी मदद करेंगे, लेकिन आप ना अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा अच्छा उनके साथ बर्ताव कीजिए। इसीलिए कह रहा हूं कि आप ना अपने सोशल नेटवर्क को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा अच्छा मिलजुल करके रहिए, अपने सोशल नेटवर्क को थोड़ा सा बढ़ाइए। देखिए, वो दोस्त ही आपके काम आएंगे अंततः, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इन लोगों के लिए ना बिजनेस बड़ा सूट करता है। राहु की एक दृष्टि एकादश में होने से सप्तम में जाता है। इन लोगों के लिए मैंने खास करके देखा कि बिजनेस, ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए नौकरी सूट नहीं करता है, लेकिन बिजनेस इन लोगों के लिए ज्यादा सूट करता है। और पता है ये लोग बिजनेस कैसे करना चाहेंगे? अपनी तरीके से, मतलब ये लोग खुद लीडरशिप में अकेले के दम पे ये लोग बिजनेस करना चाहेंगे। और अगर ये अकेले के दम पे ही बिजनेस करेंगे ना, तो इनको ज्यादा सफलता देखने को मिलेगा उस बिजनेस में। इन लोगों को प्रॉपर्टी भी मिलता है या फिर प्रॉपर्टी से लाभ भी मिलता है। 11th हाउस का राहु वाला इंसान ऐसा होगा ना कि इन लोगों के सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आप रख दो, ये लोग ना अपने पूर्व जीवन, क्योंकि पंचम घर में केतु बैठा होता है, तो पूर्व जीवन की एक्सपीरियंस, इन लोगों को हर सब कुछ पता होता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडलिंग करना है, इस समस्या का समाधान कैसे निकलवाना है। इन लोगों को पहले से ही सब कुछ पता होता है। इसीलिए तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि जिनका भी 11th हाउस में राहु होगा ना, ऐसा इंसान के ऊपर अगर आप पत्थर भी मार दोगे ना, तो ऐसा इंसान पत्थर से भी मूर्ति को गर देगा। इसीलिए कह रहा हूं कि इस इंसान के अंदर वो हर एक समस्या से लड़ने की वो क्षमता होती है, क्योंकि ज्ञान बहुत होता है इनका, पूर्व जीवन का ज्ञान भी बहुत होता है इनका। एकादश में बैठा हुआ राहु का इंसान जिसके साथ भी मिलता है ना, उस इंसान के ऊपर अपना छाप छोड़ करके जाते हैं, यानी कि ऐसे इंसान को लोग भूल नहीं सकते हैं। इनका जो ऑरा होगा ना, इनका जो बात करने का तरीका होगा ना, इनका जो अट्रैक्शन पावर होगा ना, खास करके ऑपोजिट पार्टनर के साथ, ऑपोजिट पार्टनर में ये ज्यादा अप्लाई होता है, तो वो पार्टनर इनको कभी भूल नहीं पाता है।
उनके दिमाग में घर जाता है ऐसा इंसान, इनका जो चार्मिंग नेचर होता है ना, वो उस सामने वाले इंसान के दिमाग पे घर जाता है। देखिए, यहाँ पर बैठा हुआ राहु ना जीवन को कभी भी निरस्त नहीं होने देता, यानी कि जीवन में एक एक्साइटमेंट बना करके रखता है, जीवन में एक आशा बना करके रखता है, जीवन में कभी ऐसा ऐसा राहु जीवन को कभी भी निरस्त होने नहीं देता। बस इस राहु को ही आपको पॉजिटिव साइड देना है। देखिए, एकादश का राहु आपको देने के लिए आया है। एकादश में बैठा हुआ कोई भी पाप ग्रह आपको खराब दे ही नहीं सकता। हाँ, उस ग्रह का नैसर्गिक रूप तो आपको यहाँ पर कंसिडर करना ही होगा, लेकिन एकादश में बैठा हुआ राहु, खास करके अगर राहु की बात करें, शनि की बात करें, ये सब जो ग्रह होते हैं ना, ये आपको खास करके ज्यादातर मामलों में आपको खराब फल नहीं देते, लेकिन नैसर्गिक जो उनका उस ग्रह का जो गुण धर्म स्वभाव है वो तो देगा ही, वो तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा ही। तो ये इसीलिए कह रहा हूं, अगर एकादश के राहु को अगर आपने खुद पे कंट्रोल रख के अगर थोड़ा सा इसको संभाल लिया, तो एकादश में बैठा हुआ राहु आपको वो जीवन में सब कुछ दे सकता है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। जो आप मांगोगे भी नहीं, वो भी आपको एकादश का राहु आपके मांगने से पहले आपको ला करके देगा। कई बार देखा गया कि एकादश का राहु ऐसे लोगों का, जिसका एकादश में राहु होता है, ऐसे लोगों को बर्थ प्लेस से दूर जाकर के काम मिलता है, या फिर बर्थ प्लेस से दूर जाकर के इनका जीवन में सक्सेस आता है, घर से दूर लेकर के जाते हैं, या फिर विदेश में भी शिफ्ट करवा सकते हैं। मैं आपको बस एक एडवाइस देना चाहूंगा कि एकादश का राहु आपको बाहरी दुनिया की चकाचौंध वाली दुनिया दिखाएगा, बस आप वहां पर अपने मन को विवश मत होने दीजिए। थोड़ा सा केतु की बात भी मानिए, केतु से भी आप ज्ञान लीजिए, वरना केतु आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है यहाँ पे, यानी कि स्पिरिचुअल दुनिया से। पंचम घर मंत्र जाप का भी होता है, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो देखिए, राहु और केतु दोनों आपको अच्छा फल देने लगेंगे। देखिए, एकादश में राहु है तो राहु की एक दृष्टि थर्ड हाउस में जाएगी, तो मैं जानता हूं कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, और आपका होगा भी। आप कोई भी कंपटीशन में जीत पाएंगे, आपके साथ कंपीट करना उतना आसान नहीं है। ऐसे लोग, मैंने पहले शायद एक वीडियो में कहा भी है कि ऐसे लोगों के साथ अगर उनके शत्रु भी कंपटीशन करें ना, तो शत्रु भी इनको लाभ देकर, लाभ के सिवा राहु यहाँ पर कुछ देगा नहीं, अंततः इनको लाभ ही देगा। ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, राहु एकादश घर में अगर राहु बैठा है तो अंततः इसको लाभ देकर ही जाएगा, चाहे वो अपने शत्रु से ही क्यों ना। बस इसको सही तरीके, राहु को देखिए, राहु यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था, इस वीडियो का जो पहला पार्ट था वहां पर मैंने पहले ही कहा था कि राहु इन सब घर में बैठ करके आपको अच्छा फल देने की कोशिश करता है। बस राहु के आपको भ्रम में या फिर राहु के माया जाल में आपको नहीं फंसना है। उसके बाद यहाँ पर जिन 6 भावों के बारे में मैंने कहा, उस भावों पर बैठा हुआ राहु आपको जीवन में वो सुख दे सकता है जो और कोई ग्रह आपको दे नहीं सकता है, इतना याद रखिएगा। तो आज का ये कार्यक्रम मैं यहीं पर खत्म करता हूं। देखिए, ये वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि देखिए आपके साथ मैं डिटेल में बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं अगला वीडियो बहुत ज्यादा छोटा कर दूंगा, लेकिन इन 6 भावों के ऊपर मैंने सोचा एकदम डिटेल में बात करना चाहा आपसे, ताकि आपके दिमाग में और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए इस दोनों वीडियो को मैंने बहुत बड़ा बनाया, लेकिन अगला वीडियो मैं कोशिश करूंगा, अगला वीडियो शनि की युति के ऊपर आने वाला है, यानी कि प्रत्येक ग्रह के साथ शनि की युति के ऊपर आने वाला है। उस वीडियो को मैं कम शब्दों में व्याख्यान कर दूंगा उस चीज का। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए, ताकि आगे जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा, मैं अगर चाहूं तो इसके बारे में और भी कई बात बोल सकता हूं। मेरे पास डायरी भरे पड़े हुए हैं, एक एक भाव को लेकर के, एक एक ग्रह को लेकर के। पता है ऋषि पराशर क्या कहते हैं? ऋषि पराशर कहते हैं कि हर एक कुंडली में एक ग्रंथ छुपा हुआ है, हर एक कुंडली में एक महाभारत छुपा हुआ है। अगर आप उसको डिकोड कर पाओ तो ठीक से। मैं 4-4, 5-5 घंटे भी अब इस टॉपिक को लेकर के कह सकता था, एक एक भाव को लेकर के कह सकता था, एक एक राशि को लेकर के कह सकता था, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे, आपके पास उतना पेशेंस है नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे ही आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे ही आपसे बात करूंगा। और एक बात, एक विशेष सूचना, बहुत सारे लोग कमेंट्स मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। यकीन मानिए, आप जितना मुझसे बात करना चाहते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा इंतजार मुझे है कि मैं कब आप लोगों से बात करूंगा। देखिए, मुझे अपने घर में एक वाईफाई भी लगाना है, एक राउटर भी, उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ ना वो अपने मोबाइल के नेट से ही करता हूँ, इसलिए मुझे अपने घर पे वाईफाई भी लगाना है। उसके लिए एक खर्चा है, मुझे एक नया फोन भी लेना है जहां से मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं, एक नया नंबर भी लेना है जहां से मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं। तो अभी थोड़े से खर्चे हैं, मैं कोशिश करूंगा सब कुछ अरेंज कर लेने की और आप लोगों से कनेक्ट हो पाने की, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूँ, मैंने हर किसी का नाम नोट करके रख लिया है अपनी डायरी में। जिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स पे
अपनी कुंडली भेजे थे या फिर मुझसे बात करना चाह रहे थे, उन हर किसी का नाम मैंने डायरी पर नोट करके रखा है। जैसे ही मैं ये सब कुछ अरेंज कर लूँगा, मैं आप में से हर किसी के साथ मैं कॉन्टैक्ट बनाऊँगा। ठीक है ना? तो चलिए आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।